मामला शांत होने के बाद डीएम एम.के. सुंदरम ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कंपनी मालिकों का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई है। अगर पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच जाती, ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र नहीं हो पाते। नोएडा में हुए बवाल के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने उपद्रवियों के खिलाफ दिए हैं मुकदमा दर्ज करने के आदेश। साथ ही इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल ने नोएडा के फेज 2 में आंदोलनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। आंदोलनकारियों का निशाना प्राइवेट सेक्टर बने। फेज 2 में हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। हड़ताल के समर्थकों ने सबसे पहले एक निजी बस को निशाना बनाया और फिर उसके बाद एक दमकल की गाड़ी समेत कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क के किनारे खड़ी मागी गाड़ियों को भी फूंका। इस हमले के पीछे सीटू कार्यकर्ताओं का हाथ माना जा रहा है। सीटू समर्थकों ने पुलिस की 4 गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी समेत 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा 40 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि पुलिस का अपना तर्क सही हो, लेकिन पिछले 11 महीने में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों से प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियंस द्वारा किए गए भारत बंद का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिला। इस हड़ताल के चलते रोडवेज, विद्युत विभाग और बैंक का कामकाज काफी हद तक ठप रहा। ट्रेड यूनियंस द्वारा आज से शुरू हो गई 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का गाजियाबाद में भी असर दिखाई दिया। हड़ताल के चलते बैंक, डाकघर, पेट्रोल पंप और रोडवेज बसों के अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थान और प्रतिष्ठान के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बसों का संचालन न होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सीटू संगठनों ने शहर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगह जगह पुतले फूके और प्रदर्शनकारियों की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी। कर्मचारियों द्वारा की गई इस हड़ताल का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस हड़ताल के चलते हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का भी कयास लगाया जा रहा है। आज बसों से यात्रा करने की सोच रहे यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बसों के चक्के जाम थे और यात्री बेहाल परेशान थे। ट्रेड यूनियन की हड़ताल में रोडवेज कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी इस हड़ताल में प्रदेश भर के 56,000 रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर हो रही हड़ताल के समर्थन में रोडवेज बसों के पहिए मंगलवार मध्य रात्रि से ही थम गए थे। इसमें रात्रिकालीन सेवाओं की बसें भी शामिल रहीं और हड़ताल शुरू होते ही ये बसें भी बीच सड़क पर ही खड़ी हो गयीं। इस हड़ताल में 10,000 बसें जबकि 1310 सिटी बसें हड़ताल में रहीं। रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने दावा किया है कि हड़ताल में 100% संचालन ठप रहा और इसमें संविदा कर्मचारी यूनियन भी शामिल हुई। वहीं हड़ताल का सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिला। लोग बस स्टेशनों पर परेशान और बेहाल दिखे, जबकि रोडवेज की बसें सड़कों से नदारद थीं और यात्री परेशान। वहीं राजधानी लखनऊ में चलने वाली 250 सिटी बसें भी हड़ताल की वजह से नहीं चली, जिसकी वजह से ऑफिस और स्कूल कॉलेजों को जाने वाले लोग भी बस स्टेशनों पर बसों के इंतजार में दिखाई दिए। वहीं हड़ताल का फायदा ऑटो और टैक्सी वालों ने जमकर उठाया। किराए के नाम पर लोगों से दुगुना तिगुना किराया तक वसूला। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में दौड़ने वाली सिटी बसों के पहिए भी पूरी तरह से थम गए और ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इलाहाबाद में लगा आस्था का महाकुंभ अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया था। ऐसे में ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर श्रमिक संगठनों ने जो 20-21 फरवरी को हड़ताल की घोषणा की थी, उसका असर इलाहाबाद और इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ पर भी देखने को मिला। कुंभ मेले में रहने वाले कल्पवासी और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को एटीएम बंद होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कुंभ मेले से बाहर जाने के लिए उन्हें रोडवेज बस अड्डे की हड़ताल की वजह से वहां पर कोई बस न मिली, जिसके कारण उन्हें प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में इस हड़ताल से जहां शहर में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं कुंभ मेला में रहने वाले कल्पवासी और आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अब देखना ये होगा कि ट्रेड यूनियनों द्वारा इस हड़ताल का असर केंद्र सरकार पर कितना फर्क डालता है। अब देखना ये होगा कि ट्रेड यूनियनों की ये हड़ताल कितने कारगर साबित होती है या केंद्र सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाएगी या नहीं। 11 ट्रेड यूनियनों की आज से शुरू हुई 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मेरठ में भी बैंकिंग और परिवहन सेवाओं पर व्यापक असर देखने को मिला। इस बार सरकार पर हमला बढ़ती महंगाई के अलावा दिहाड़ी मजदूरों की खराब हालत और पेंशन जैसी मांगों को लेकर है। इसके अलावा मजदूर संगठन श्रम कानून की अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि बैंक, बीमा, बिजली और माइनिंग सेक्टर समेत कई क्षेत्रों के 10 करोड़ से ज्यादा लोग 2 दिन की इस हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल में मेरठ से सामान्य जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बैंकों और परिवहन समेत अनेक क्षेत्रों के कर्मचारियों ने यूपीए सरकार की आर्थिक और श्रमिक नीतियों के विरोध में काम नहीं किया। सड़कों से बस और टैक्सी नदारद रही और दुकानें आदि बंद रहे। मेरठ में सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा और परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रही, जिससे आम आदमियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देशव्यापी हड़ताल का असर कानपुर में भी साफ साफ देखने को मिला, जहां कानपुर में रोडवेज के कर्मचारियों ने 1.5 लाख चक्का जाम कर दिया। वहीं कुंभ स्नान करने जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर के विकास नगर डिपो में जहां रात 12 बजे के बाद रोडवेज यूनियन ने बसों का चक्का जाम कर दिया, वहीं बैंक, वाणिज्य कर, सेवा कर, आयकर और रक्षा इकाइयों के हजारों कर्मचारी इस हड़ताल के समर्थन में दिखे। रोडवेज के यूनियन ने बताया कि रोडवेज को सालाना 300 करोड़ का घाटा, रिक्त पदों की भर्ती, केंद्र सरकार की आर्थिक योजनाओं और महंगे डीजल के विरोध के चलते हड़ताल की है। वहीं बैंक, आयकर, सेवा कर, वाणिज्य कर और रक्षा इकाइयां भी इस समर्थन में दिखाई पड़ी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आज शुरू हो गई, जिसका व्यापक असर आगरा में भी आज अच्छा खासा देखने को मिला। आगरा ग्वालियर मार्ग पर कई संगठनों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की अर्थी निकाली और उसका अंतिम संस्कार भी किया। बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश के 11 बड़े श्रमिक संगठन आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसका व्यापक असर आगरा में भी देखने को मिला। आगरा में भारतीय मजदूर संगठन इंटक, एटक, सीटू सहित अन्य संगठनों के आगरा में 20,000 के करीब कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें LIC, बैंक, पोस्टल, इनकम टैक्स, रोडवेज विभाग मुख्य रूप से है। आज सभी कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर आगरा ग्वालियर मार्ग पर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व केंद्र सरकार की अर्थी बनाकर उसका जुलूस निकाला और आग लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर श्रमिक नेताओं का कहना है कि उनकी मांगे हैं कि केंद्र सरकार श्रमिक नीतियों का पालन करे, श्रमिक कानून का पालन करे, 7वां वेतन आयोग का गठन करे, न्यू पेंशन स्कीम सभी सरकारी विभागों की खत्म की जाए। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वो आगामी दिनों में रेलवे का चक्का जाम करेंगे व संसद का घेराव भी करेंगे। हड़ताल चाहे बैंक कर्मचारी की हो या रोडवेज कर्मचारी या आम आदमी से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं की, लेकिन इसका खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। देश भर में 20 और 21 को 11 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं। इसका खासा असर राजधानी देहरादून में भी देखा गया, जहां एक झंडे के नीचे सभी ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। ये लोग सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। देश भर के 11 ट्रेड यूनियन आज हड़ताल में हैं, जिसके बाद पूरे देश में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। राजधानी देहरादून में आज इस बंद का प्रभाव देखा गया है। सुबह जहां बैंक यूनियन के कर्मचारियों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की, जो बाद में एक बड़ी रैली का रूप लेने में कामयाब रही। दोपहर के बाद सभी 11 ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक झंडे के नीचे विशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को कर्मचारियों के विरोध में बताया है और कहा है कि अगर सरकार नहीं छेती तो ये लोग आगे भी सड़कों पर नजर आएंगे। वहीं इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ये सरकार की बनाई हुई आर्थिक नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं और इतना ही नहीं, इनका ये कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन नीति जल्द ही लागू करे, PF सिस्टम को हटाया जाए और निजी क्षेत्रों पर काम करने वाले व्यक्तियों का मिनिमम वेतन 10,000 रुपए तय किया जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में पूरे देश में
कर्मचारी यूनियनों का इस तरीके से सरकार के खिलाफ आग उगलना कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस भी बन सकता है। अब ऐसे में केंद्र सरकार को ये सोचना होगा कि अपनी आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव करें या फिर इसी तरीके से कर्मचारियों के विरोध की आग में जलना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज के दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की गई, ठीक उसी समय कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस के विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी बिजली व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया, सदन से वॉकआउट भी किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज के दिन भी सदन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे से हुई। सुबह ठीक 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की गई, ठीक उसी समय कांग्रेस के विधायकों ने कुंभ घटना पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में सरकार के अनुरोध पर कांग्रेसी विधायकों ने धरना खत्म कर दिया। कांग्रेस के धरने के बाद सदन में जैसे ही कार्यवाही शुरू की गई, ठीक उसी समय बिजली व्यवस्था के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा सरकार में किसी भी विद्युत परियोजना को पूरा नहीं किया गया। बीएसपी ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। चर्चा के दौरान सरकार ने बीएसपी राज के घोटालों की जांच की बात भी कही है। हालांकि इस चर्चा के दौरान दादरी परियोजना का मुद्दा भी सामने आया। इस मुद्दे पर जहां समाजवादी पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने सपा पर। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली व्यवस्था के मुद्दे पर सपा और बीएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों दल एक दूसरे की कमी छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सपा और बसपा की सियासी लड़ाई के बीच आम जनता पिस रही है। हालांकि इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने बसपा को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जब सूबे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब बिजली के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया। यही नहीं, अंबिका चौधरी ने ये भी कहा है कि बीएसपी जानबूझकर सदन में हंगामा करती है, जिससे बीएसपी सरकार के दौरान हुए घोटालों की सच्चाई जनता के सामने न आ सके। भाजपा की खंडूरी सरकार में बनाया गया लोकायुक्त कानून केंद्र में कानून मंत्रालय में धूल फांक रहा है। ऐसे में इस लोकसभा सत्र में केंद्र सरकार लोकपाल कानून संसद में लाने जा रही है। तो क्या उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार खंडूरी के लोकपाल कानून को प्रदेश में लागू करवाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है। यानी केंद्र का लोकपाल बनते ही खंडूरी के लोकायुक्त कानून का मामला ठंडे बस्ते में चले जाने की पूरी उम्मीद है। 2011 में जब भुवनचंद खंडूरी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने उत्तराखंड में लोकायुक्त को सुपर अथॉरिटी बनाने की कोशिश तेज की। यहाँ तक कि तत्कालीन अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल की राय को भी इसमें शामिल किया गया। ड्राफ्ट तैयार हुआ। 29 अक्टूबर 2011 को कैबिनेट में लोकायुक्त कानून पास किया गया। 31 अक्टूबर 2011 को विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। राज्यपाल ने भी एक दिन में ही इसे मंजूरी दे दी थी। वहीं 3 नवंबर 2011 को यह विधेयक केंद्र को भेज दिया गया था। तब से कानून वहीं पड़ा है। खंडूरी के लोकायुक्त में मुख्यमंत्री, मंत्री सभी लोकायुक्त के दायरे में थे। वहीं लोकायुक्त को अलग से जांच कराने के लिए पूरी पावर सरकार ने दी थी। इसके लिए जांच की टीम भी उनके अंतर्गत होती। हालांकि लोकायुक्त कानून को मजबूत बनाने के चक्कर में खंडूरी सरकार ने कई ऐसे कदम उठा दिए जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, जिसमें लोअर जुडिशरी को भी इसके अंतर्गत ला दिया गया। साफ है, न्यायपालिका का सीधा मामला केंद्र या सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा माना जाता है, इसलिए संसद को इसकी मंजूरी देना जरूरी है। हालांकि साफ है, खंडूरी सरकार द्वारा लोकायुक्त कानून तब के माहौल और चुनाव को देखकर बनाया गया था। हालांकि अब हालात यह हैं कि खंडूरी द्वारा बनाए गए कानून की फाइल एक बार कानून मंत्रालय से गायब भी हो चुकी है। 4 माह पहले ही शासन द्वारा दूसरी फाइल न्याय मंत्रालय को भेजी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी के अनुसार सरकार को अगर इस लोकायुक्त कानून में कोई कमी लगती है तो वह इसे दूर करके इसे लागू करवा दे। इसमें परेशानी की क्या बात है? उत्तर प्रदेश पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है। जी हां, साइबर क्राइम और उससे जुड़े हुए मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को दी जा रही है साइबर ट्रेनिंग। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों को योग शिविर के बाद अब दी जा रही है साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी, जहां इन अधिकारियों को इस ट्रेनिंग के दौरान कंप्यूटर और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाएंगी। इस शिविर में न सिर्फ इन्हें साइबर सेल और हाईटेक साइबर क्राइम की जानकारी दी जाएगी, बल्कि इन्हें ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से एक EMI एड्रेस से साइबर क्राइम किया जाता है और उसे किस तरह पहचाना जाए। इस ट्रेनिंग में जहां आज 20-20 अधिकारियों को बुलाया गया था,
और ये अधिकारी लखनऊ और कानपुर जोन से थे, जिसमें हर जिले से 2 अधिकारी बुलाए गए थे। आगे ये शिविर 20 दिनों तक चलेगा और जिसमें मोबाइल सर्वेलांस, साइबर क्राइम, हैकिंग जैसी जानकारियां भी दी जाएंगी। 20 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में न सिर्फ पुलिस के अधिकारियों को साइबर